Myself, Dr. M.K. Paliwal, Assistant Professor in Chemistry, Government Girls College, चौमू। बच्चों, जैसा हमने बात की है पिछले दिनों कि हम बीएससी पार्ट 3 के स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम 3 मुख्य रूप से पार्ट हम पढ़ चुके हैं। जो इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स हैं या उसके बेसिक्स हैं वो पढ़ चुके हैं। दूसरा हम जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ चुके हैं। तीसरा हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ चुके हैं। और चौथा और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है रमन स्पेक्ट्रम है। तो हम आज जो है वो पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रम। रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसे रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब कोई एक वर्णी प्रकाश किसी पदार्थ जैसे गैस, द्रव या ठोस पर गिरती है तो इसका काफ़ी भाग तो पारगमित हो जाता है या ट्रांसमिटेड हो जाता है और बहुत कम भाग जो है वो प्रकीर्णित होता है तथा प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति वही होती है जो आपतित प्रकाश या विकिरण की होती है। इस प्रकार की जो स्कैटरिंग होती है उसे रिले प्रकीर्णन कहते हैं या रिले स्कैटरिंग कहते हैं। सन 1928 में सर सीवी रमन ने बताया कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक वर्णी प्रकाश किसी पदार्थ जैसे गैस, द्रव या ठोस पर गिरती है तो कुछ विकिरणों का तो रिले प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि उसकी जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वह स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति के बराबर होती है। परंतु स्कैटर्ड विकिरणों में से कुछ विकिरणें ऐसी भी होती हैं जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति के बराबर न होकर कुछ कम या अधिक होती है। इन विकिरणों से बनी स्पेक्ट्रल लाइन को रमन रेखाएं कहते हैं तथा इस प्रभाव को रमन इफेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश किसी पदार्थ पर गिरता है तो उसका ज़्यादातर भाग तो ट्रांसमिटेड हो जाता है और कुछ भाग जो है वो स्कैटर्ड या प्रकीर्णित होता है। यदि प्रकीर्णित भाग की आवृत्ति जो है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होती है तो इस प्रकार की स्कैटरिंग को है रिले स्कैटरिंग कहते हैं। परंतु यदि प्रकीर्णित प्रकाश या स्कैटर्ड लाइट की जो आवृत्ति है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर नहीं हो, यथार्थ कम या ज़्यादा हो, तो इस प्रकार का जो हमें स्पेक्ट्रम में इससे जो लाइनें मिलती हैं उन्हें रमन लाइंस कहते हैं और इस प्रकार का जो इफ़ेक्ट होता है वो रमन इफ़ेक्ट कहलाता है। अब देखिए, रमन इफ़ेक्ट में भी दो तरह की लाइट आवृत्तियों में चेंजेज आई, या तो आवृत्ति में कमी आएगी या आवृत्ति में बढ़ोतरी हो गई। तो जिन विकिरणों की आवृत्ति आपतित विकिरणों की आवृत्ति से कम होती है अर्थात न्यू ई इज लेस देन न्यू आई, इन्हें स्टोक्स लाइंस कहते हैं। अर्थात जो है इजेक्टेड या स्कैटर्ड लाइट है उसकी आवृत्ति इंसिडेंट लाइट या आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है, तो उनसे जो हमें रमन स्पेक्ट्रम में जो लाइनें मिलती हैं उन्हें स्टोक्स लाइन कहते हैं। और जिन प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति आपतित विकिरणों की आवृत्ति से अधिक होती है अर्थात न्यू ई इज ग्रेटर देन न्यू आई, तो उन्हें एंटी स्टोक्स लाइन कहते हैं। जहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है न्यू ई जो है स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति है जबकि न्यू आई जो है वो इंसिडेंट लाइट की आवृत्ति है। अब देखिए, आपतित विकिरणों की आवृत्ति तथा प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति में जो अंतर होता है उसे रमन शिफ्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रमन शिफ्ट। यानी डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू आई माइनस न्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा न्यू। ये जो चेंज है इन दोनों की आवृत्तियों में जो अंतर है उसे ही क्या कहते हैं? रमन शिफ्ट कहते हैं। हम इसको डेल्टा एच न्यू बार या वेव नंबर की फॉर्म में बता सकते हैं। तो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू हो सकता है न्यू आई बार माइनस न्यू ई बार इज इक्वल टू होता है 1 लेमडा आई माइनस 1 लेमडा ई के बराबर। क्योंकि आप जानते हो ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है और न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा और 1 लेमडा इज इक्वल टू होता है न्यू बार।
अतः हम ये लिख सकते हैं कि ये तीनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, डेल्टा न्यू बार की फॉर्म में, डेल्टा न्यू की फॉर्म में और लेम्डा की फॉर्म में, यानी आवर्ती, तरंग संख्या और तरंग दैर्ध्य तीनों की फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। तो रमन शिफ्ट के लिए ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है। फॉर स्टोक्स लाइन जो है डेल्टा न्यू है हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप जानते हो न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू ई, जबकि एंटी स्टोक्स लाइन के लिए डेल्टा न्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि न्यू आई जो है वो लेस देन न्यू ई होगा। अब देखिए हम बात करते हैं इसके बाद रमन प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था, यानी कि रमन प्रभाव में किस प्रकार से अपन इंस्ट्रूमेंट को उपयोग करते हैं। देखिए इसमें हम लेजर को यूज करते हैं। तो लेजर जो है वो हमारे पास ऐसे अपन डालते हैं, यहाँ से लेजर डालते हैं, फिर ये लेंसेज और स्लिट्स द्वारा इसको कंट्रोल करते हैं और हम सैंपल सेल पे इसको डालते हैं। इसके दोनों तरफ दर्पण लगा देते हैं जो विकिरणों को मूल परिपथ पर परावर्तित करता है। वापस दर्पण जो है वापस सैंपल सेल पे डाल देता है, ठीक है। और एक दर्पण ऐसा होता है जो प्रकिरणित को संसूचक की ओर परावर्तित करता है, यानी कि जो अगर लाइट गई है या इधर उधर लाइट हुई है तो वह सैंपल ट्यूब पर ही आकर गिर जाए। तो इस प्रकार से हम इसकी प्रायोगिक व्यवस्था करते हैं। सैंपल सेल जो है या सैंपल ट्यूब है वो हमने यहाँ पे दिखा रखी है, ये वाली जो है वो सैंपल सेल है। और यहाँ से फिर लेंस जो है, फिर लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटर के थ्रू डिटेक्टर में चली जाती है। डिटेक्टर से अपन आप जानते हो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये बेसिक मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। यही जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रायोगिक व्यवस्था होती है। इसमें हम लेज़र रेज यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो यूज होती है वो क्या होती है, लेज़र रेज को हमने यूज करते हैं रमन शिफ्ट या रमन इफेक्ट प्राप्त करने। अब देखिए एक बेसिक रमन स्पेक्ट्रम कैसा होता है। ये होता है बेसिक रमन स्पेक्ट्रम। मैंने आपको बताया है कि 3 प्रकार की लाइन जो होती हैं वो रमन स्पेक्ट्रम में होती हैं। रमन लाइन जिनके लिए डेल्टा न्यू जो होता है वो 0 से अधिक होता है, और रिले लाइंस होती हैं उनके लिए डेल्टा न्यू जो है वह 0 के बराबर होता है, जबकि रमन्स लाइंस यानी कि एंटी स्टोक्स लाइंस में जो है डेल्टा न्यू है वह 0 से कम होता है। तो 2 प्रकार की लाइंस हो गई, 3 प्रकार, मुख्य रूप से 2 प्रकार की लाइन होगी, रिले लाइंस और रमन्स लाइन। अब रमन्स लाइन भी 2 प्रकार की होती हैं, स्टोक्स लाइंस और एंटी स्टोक्स लाइन। जैसा मैंने आपको बताया है कि स्टोक्स लाइंस में इजेक्टेड जो है या प्रकिरणित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो इंसिडेंट लाइट की आवृत्ति से कम होती है, जबकि एंटी स्टोक्स लाइंस में इंसिडेंट जो लाइट होती है उसकी आवृत्ति इजेक्टेड लाइट की आवृत्ति से कम होती है, यानी कि इजेक्टेड लाइट की आवृत्ति ज़्यादा होती है। इस प्रकार से हम एक बेसिक रमन स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब रमन रेखाओं के गुण ये आपको याद रखने हैं। रमन रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं। देखिए स्टोक्स लाइन की जो तीव्रता होती है वो एंटी स्टोक लाइन की तीव्रता से अधिक होती है, तथा तापमान बढ़ने पर एंटी स्टोक्स लाइंस की तीव्रता बढ़ती जाती है। रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू का मान सामान्यतः 100 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र का होता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नियर और फार आईआर का क्षेत्र है, अर्थात रमन शिफ्ट नियर आईआर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड में ही मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड जो है, किसी भी पदार्थ के लिए डेल्टा न्यू जो है यानी कि रमन शिफ्ट का मान निश्चित होता है। रमन लाइंस चौथा जो पॉइंट है या चौथा जो रमन रेखाओं का गुण है वो है रमन लाइंस व रिले लाइंस समांतर कंटिन्यूअस व्यवस्थित रहती हैं, तथा ताप बढ़ने से इनका सेपरेशन घटता जाता है, तथा पृथक्करण वृद्धि से एंटी स्टोक्स लाइन की तीव्रता घटती जाती है। सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एंटी स्टोक लाइन की जो इंटेंसिटी है वह कम होती जाएगी, यानी कि उनकी जो हाइट है वो रमन स्पेक्ट्रम में वो कम होती जाएगी।
5वां पॉइंट है, रमन व रिले लाइंस के मध्य आवर्ती का अंतर पदार्थ के अवशोषण बैंड की आवर्ती को दर्शाता है। जो इनमें डिफरेंस है वो पदार्थ की अवशोषण आवर्ती को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं रमन स्पेक्ट्रा तथा आईआर स्पेक्ट्रा में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रमन स्पेक्ट्रा और आईआर स्पेक्ट्रा में समानता क्या है, सिमिलरिटीज क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आईआर क्षेत्र में रमन स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक इसी तरह जो आईआर स्पेक्ट्रम है वह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आईआर क्षेत्र में ही मिलता है, यानी दोनों में आईआर ही यूज होती है। अंतर देखिए, रमन स्पेक्ट्रा को हम पहले बताया है और आईआर स्पेक्ट्रम को हमने बाद बताया है। तो रमन स्पेक्ट्रा में कंपन करते हुए अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से प्राप्त होता है। रमन जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कंपन करते हुए अणुओं के प्रकाश के प्रकीर्णन से प्राप्त होता है, जबकि ये जो होता है वो अवशोषण या उत्सर्जन से प्राप्त होता है। या आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो कंपन करते हुए अणुओं द्वारा प्रकाश के अवशोषण से प्राप्त होता है या उत्सर्जन से प्राप्त होता है। सामान्यतः हम अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, अतः अवशोषण के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर बात करते हैं अणु की ध्रुवणता से निर्धारण होता है कि रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा या नहीं होगा, जबकि आईआर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अणु में स्थायी ध्रुवण की उपस्थिति आईआर स्पेक्ट्रम के लिए अनिवार्य शर्त है, यानी कि उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना आवश्यक है यदि अणु से हमारे को आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। थर्ड जो है वह है रमन लाइंस की इंटेंसिटी अत्यंत कम है, अतः इन्हें प्रबल करने के लिए सामान्यतः सांद्र विलयनों का प्रयोग किया जाता है और लेजर का भी उपयोग किया जाता है, जबकि आईआर स्पेक्ट्रम में हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। फोर्थ जो है, रमन स्पेक्ट्रम में जल जो है वो विलायक के रूप में या सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जा सकता है, जबकि आईआर स्पेक्ट्रम में जल को विलायक के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता। पांचवा जो अंतर है वो ये है कि रमन स्पेक्ट्रम जो है विधि जो है या रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की जो विधि है वह एक्यूरेट तो है लेकिन सेंसिटिव या संवेदनशील नहीं है, यानी यथार्थ तो है पर संवेदनशील नहीं है, जबकि आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो एक्यूरेट के साथ साथ सेंसिटिव भी है। छठी जो बात है वो ये है कि इसमें ऑप्टिकल सिस्टम जो होता है वो प्रकाशिक तंत्र जो होता है वो क्वार्ट्ज या कांच का बना होता है, जबकि आईआर स्पेक्ट्रम में प्रकाशिक तंत्र क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइड जैसे CaF2 या KBr NaBr के बने होते हैं। ये इसमें मुख्य रूप से अंतर और समानता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रमन स्पेक्ट्रम का वो पढ़ते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, और अगर रमन स्पेक्ट्रम में कोई पूछा जाता है या कोई पार्ट पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है, ध्रुवणता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी या रमन प्रभाव का चिरसम्मत सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो जी प्लेजेक 1934 में दिया गया। जी प्लेजेक द्वारा जो है वो रमन प्रभाव का क्लासिकल थियोरी दिया गया है, रमन प्रभाव का चिरसम्मत सिद्धांत 1934 में जी प्लेजेक द्वारा दिया गया। इसके अनुसार, इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अनुसार जब किसी अणु को वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह ध्रुवित हो जाता है। इससे अणु के आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में विकृति आ जाती है, डिफॉर्मेशन आ जाता है। इस विकृति के कारण अणु में द्विध्रुव बनते हैं और अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से विकिरण में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के कारण भी अणु में इंड्यूस्ड डाइपोल, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल पर रेडिएशन डालते हैं, विकिरण डालते हैं, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दो होते हैं,
तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण से अणु में जो है वह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अणु के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर आ जाता है, विकृति आ जाती है, जिसके कारण से उसमें डाइपोल्स बन जाते हैं और उसके में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इसके अनुसार मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि न्यू आई इज इक्वल टू एल्फा ई होता है, जहां पर ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और एल्फा जो है अणु की ध्रुवणता है और ई जो है वह ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी के बराबर होती है, जहाँ पर न्यू जो है विकिरण की आवृत्ति है, टी है वह समय है और उसको सेकंड में लिया गया है। अतः हम समीकरण 2 में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू आई इज इक्वल टू एल्फा ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी। समीकरण 2 के अनुसार प्रेरित द्विध्रुव युक्त अणु विकिरण की आवृत्ति से दोलन करते हैं, क्योंकि म्यू आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी न्यू। और इस प्रकार से ओसिलेटर अपनी दोलन आवृत्ति की विकिरण उत्सर्जित करते हैं, अर्थात विकिरण की आवृत्ति वह ओसिलेटर द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति बराबर होती है, जो पदार्थ द्वारा स्कैटर्ड लाइंस में रिले लाइंस की उपस्थिति को समझाता है। इसी प्रकार अणु में आंतरिक वाइब्रेशनल व रोटेशनल गतियों के कारण से ध्रुवणता के मान में आवर्ती परिवर्तन या पीरियडिक चेंजेज के कारण रमन लाइंस, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस बनती हैं। कि अणु में जो है वह स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन बनने का जो मुख्य कारण है वो उसमें होने वाले इंटरनल वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशंस हैं, जिसके कारण से उसके ध्रुवणता में पीरियडिक चेंजेज आते हैं। अतः कुल जो ध्रुवणता होगी, रिजल्टेंट पोलराइजेबिलिटी होगी, वह समीकरण 3 में बताई गई है। उसके अनुसार एल्फा बराबर एल्फा जीरो प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी है, जो समीकरण 3 में है, जहाँ पर एल्फा जीरो जो है साम्यावस्था में ध्रुवणता है, बीटा जो है वह कंपन या ध्रुवण के कारण ध्रुवणता की दर में परिवर्तन है और न्यू आई जो है वह अणु की आंतरिक कंपन व घूर्णन की आवृत्ति है। अब देखिए हम समीकरण 3 से समीकरण 2 में एल्फा का मान रख सकते हैं, तो हमारे पास समीकरण 4 प्राप्त होगी। समीकरण 4 प्राप्त क्या है? म्यू आई इज इक्वल टू एल्फा जीरो प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी इंटू ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी समीकरण 4 है। अब नेक्स्ट पेज पे इसको अपनी सुविधा के लिए दोबारा लिख लेते हैं, समीकरण 4 को दोबारा लिखने पे, जिससे अपन हल आराम से कर सकते हैं। तो म्यू आई इज इक्वल टू हो जाएगा एल्फा जीरो प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी इंटू ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करके हम समीकरण 5 प्राप्त कर लेते हैं या खोल लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा म्यू आई इज इक्वल टू एल्फा जीरो ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी। अब देखो एल्फा को अपन ने मल्टीप्लाई किया है किससे? दूसरी वाली से, जो है वो एल्फा को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, पूरी इक्वेशन से। फिर अपन बीटा को इस वाली टर्म को करेंगे इससे, तो हमारे को ये टर्म प्राप्त हो जाएगी। तो अपन लिखते हैं पहले एल्फा जीरो को दूसरी वाली जो मल्टीप्लाई टर्म है उससे किया, तो हमारे पास हो जाएगा म्यू आई इज इक्वल टू एल्फा जीरो ई साइन 2 पाई न्यू टी प्लस फिर दूसरे को बीटा साइन 2 पाई न्यू टी इंटू ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी। समीकरण हमारे को 5 प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। अब अपन इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास
इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा जीरो ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी प्लस हाफ बीटा ई जीरो कोस 2 पाई न्यू आई न्यू माइनस न्यू आई इंटू टी माइनस हाफ बीटा ई जीरो कोस 2 पाई इंटू न्यू प्लस न्यू आई इंटू टी। अब हमारे पास दो पद प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला है हमारे पास, 2 साइन थीटा साइन फाइव इज इक्वल टू होता है कोस थीटा माइनस फाइव माइनस कोस थीटा प्लस फाइव। अब उपरोक्त समीकरण 6 से अपन ये बता सकते हैं, 6 में जो पद फर्स्ट है उसमें म्यू आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के, अतः अणु आपतित विकिरण की आवृत्ति से दोलन करता है जो रिले लाइंस को प्रदर्शित करता है। जो पहला पद है वो रिले लाइन को प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरा पद है इसमें म्यू माइनस म्यू आई है, ये स्टोक्स लाइन को बताता है क्योंकि आवृत्ति में कमी को बता रहा है। जबकि तीसरा पद है इसमें म्यू प्लस म्यू आई है, ये एंटी स्टोक्स लाइन्स को बताता है क्योंकि आवृत्ति में वृद्धि को बताता है। मैंने आपको पहले बताया। समीकरण 6 में बीटा का मान यदि शून्य हो तो जो पद सेकंड व थर्ड है, दूसरा व तीसरा पद है, वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा जीरो ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी हो जाएगा। अर्थात इसमें रमन लाइंस स्टोक और एंटी स्टोक्स लाइन प्राप्त नहीं होंगी, केवल रिले लाइन ही प्राप्त होंगी। अतः इसमें अणु जो है वो रमन इनएक्टिव हो जाएगा। अतः अणु में को रमन एक्टिव होने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अतः अणु के रमन एक्टिव होने के लिए अणु की वाइब्रेशनल रोटेशनल गतियों के कारण आणविक ध्रुवणता में परिवर्तन होना आवश्यक है। यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन जो है वह उसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल चेंजेस का आना बहुत आवश्यक है, तभी हमारे को स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन प्राप्त होंगी, या रमन एक्टिव या रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, या मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होगा। धन्यवाद। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल पूरा कर देंगे। ये रमन जो स्पेक्ट्रा पूरा हो जाएगा, फिर एक क्लास में जो है अपन अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।